नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। हवा तेजी से खराब हो रही है। कई इलाकों में AQI गंभीर स्तर पर है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी में भी जहर घुल रहा है। यमुना नदी में पानी कम, झाग ज्यादा दिख रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, वायु प्रदूषण को देखते हुए उन्होंने आपात बैठक बुलाई। दिल्ली में 13 ऐसी जगह हैं जहां AQI 300 के पार हो गया है। इनमें वजीरपुर, मुंडका, रोहिणी, आनंद विहार, विवेक विहार, बवाना, नरेला शामिल हैं। आज वजीरपुर में 381 AQI दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आप एक्शन में आ गई है। दिल्ली के अंदर जितने हॉटस्पॉट हैं उसकी कार्य योजना को बनाने और संचालित करने के लिए दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर को हॉटस्पॉट का इंचार्ज बनाया गया है और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। PWD ने 80 स्पेशल मोबाइल एंटी स्मॉग गन डिप्लॉय करने का फैसला लिया है। गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे प्लान की जानकारी दी। सर, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और अब 13 हॉट स्पॉट को चिन्हित किया गया है, आप लोगों ने इमरजेंसी बैठक की और तमाम आप कदम उठा रहे हैं। अब जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि त्यौहार बहुत से हैं और आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, चाहे आपने निर्माण कार्यों का जिक्र किया, चाहे आपने जिक्र किया कि जैसे वाहन बढ़ रहे हैं उनके जो प्रदूषण हो रहे हैं, तो अब इसको लेकर आप लोगों की आने वाले समय में क्या रणनीति है कि कैसे जो है दिल्ली वासियों को बचाया जाए? देखिए, पहली बात तो ये समझना है कि 14 अक्टूबर तक प्रदूषण कम था, तो ये अचानक बढ़ क्यों रहा है? प्रदूषण बढ़ इसलिए रहा है कि अब मौसम में बदलाव तेज़ी से आने लगा है। हवा की गति कम हो रही है, बारिश बंद है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है। ऐसे में जो प्रदूषण के कण पहले पूरे वायुमंडल में फैल जाते थे 14 अक्टूबर से पहले, या बारिश से धुल जाते थे, वो अब धीरे धीरे सतह पे आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसी कैटेगरी, पुअर कैटेगरी में है। लेकिन दिल्ली में हमने ये देखा पिछले 4-5 दिनों में कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर प्रदूषण का स्तर ज़्यादा दिख रहा है, जिसको हम हॉट स्पॉट चिन्हित करते हैं। 13 हॉट स्पॉट्स जो दिल्ली में हैं, उनके लिए स्पेसिफिक कार्य योजना बनाने के लिए आज हमने बैठक की थी और उस बैठक में 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक कि इन 13 हॉट स्पॉट्स के लिए अलग से स्पेसिफिक जो है कार्य योजना बनाई गई है। उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है 13 जगह के लिए 13 बनाई गई है। जो MCD के DC हैं उनको इंचार्ज बनाया गया है। जो DPCC के इंजीनियर हैं उनके मेंबर बनाए गए हैं। कल से ये सभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ग्राउंड विजिट करेगी और वहाँ जो स्पेसिफिक कारण हैं, जो जिसकी वजह से पूरे दिल्ली से अलग वहाँ का AQI स्तर जा रहा है, उसको वो निगरानी करने पे जो है फोकस करेंगे। और अब आइए बात करते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की, जिन्हें एक और धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के WhatsApp नंबर पर धमकी भरा एक मैसेज आया, जहां 5 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई है। डिमांड रखने वाला जो ये शख्स है, खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बता रहा है। तो दिन रात ऐसी धमकियां मिलना, घर के बाहर फायरिंग होना, करीबी दोस्त की हत्या होना, जाहिर है ये सब सलमान खान के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। ऐसे में सरकार और खुद सलमान खान अपनी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं, पारस दामा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 5 करोड़ दोगे तो सुलह करवा देंगे, नहीं दोगे तो बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल कर देंगे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के WhatsApp नंबर पर मिले एक धमकी भरे संदेश का लबोलुआब यही है। मैसेज भेजने वाले ने लिखा है कि वो सलमान और लॉरेंस गैंग में सुलह करवा देगा, लेकिन 5 करोड़ देने होंगे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गई है। अभिनेता को किसी भी खतरे से बचाने के लिए इलाके में चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि अभिनेता को पहले भी निशाना बनाने की कोशिश हुई है। बैंड स्टैंड और गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास सादे कपड़ों में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो हर संदिग्ध गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखे हैं। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर इसी साल अप्रैल में फायरिंग की गई थी। इस वारदात के बाद से ही सलमान को कड़ी सुरक्षा मिली हुई है। सलमान की Y+ सुरक्षा में हर वक्त 25 सुरक्षा गार्ड रहते हैं। दोनों शिफ्टों में 25-25 सुरक्षा कर्मी रहते हैं। इनमें 2 से 4 NSG कमांडो रहते हैं। सुरक्षा दल के साथ 2-3 गाड़ियां रहती हैं। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी इनके साथ होती है। सलमान का अपना बॉडीगार्ड शेरा भी हमेशा उनके साथ होता है। सलमान खान और उनके परिवार को बीते 1.5 साल में बिश्नोई गैंग के नाम से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं और इसीलिए मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी है।
साथ ही सलमान खान के घर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है और खासतौर से चर्चा में है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। तो इंडिया अलायंस का क्या सियासी समीकरण है, आपको समझाते हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की इस विशेष रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन क्या दोनों दलों में सब ठीक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। दरअसल यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से इंडिया अलायंस के तहत 10 में से 5 सीटें देने की मांग कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो अधिक से अधिक 2 सीटें ही कांग्रेस को दे सकती हैं और समाजवादी पार्टी ने अपने फैसले का संकेत कांग्रेस को देने के लिए अब तक 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया, लेकिन अभी भी कांग्रेस अपनी 5 सीटें देने की बात को दोहराती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए कांग्रेस को 2 सीट देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाया है। समाजवादी पार्टी चाहती कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन धर्म को निभाते हुए समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीट समाजवादी पार्टी को दे। मिलके लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। सर कितनी सीटें मिलनी फिर भी आपको? मिल रही है, मिलके लड़ेंगे, बस इतना ही कहूंगा। मिलके लड़ेंगे और डंके की चोट पर। गाजियाबाद और अलीगढ़ की सीट मिलनी है आप लोगों को? मिलके लड़ेंगे, 10 की 10 डंके की चोट पर। यूपी में खाली पड़ी 10 में से 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सीटों को लेकर सपा कांग्रेस के बीच अब तक सहमति नहीं बन सकी। जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की मांग कर रही है। इससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने सपा को सीटें देने से मना कर दिया। ऐसे में हरियाणा के नतीजों में कांग्रेस की हार के अगले ही दिन सपा ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की और गुरुवार को एक और प्रत्याशी घोषित करके अब तक 7 प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस को अपना संकेत दे दिया। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि उस सीट से जुड़ा एक मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। जिन सीटों पर चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है उनमें अंबेडकर नगर की कटेहरी, मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद की सदर सीट, मिर्ज़ापुर की मझवा, कानपुर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद की कुंदरकी शामिल है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से सीटें मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है और सपा वहां भी 12 सीटें कांग्रेस से मांग रही हैं, जिसके लिए अब तक कांग्रेस राजी नहीं हुई। अब समाजवादी पार्टी की नज़र है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, जिसके लिए उसे दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ना ज़रूरी है और इसी वजह से वो कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहती है और यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें कांग्रेस को देने पर सहमत हुई है। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद, कुंदरकी और खैर सीट को छोड़कर बाकी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। इनमें करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेहरी से शोभावती वर्मा, मझवा से ज्योति बिंद और मीरापुर से सुंबुल राणा के नाम शामिल हैं। यूपी में इंडिया अलायंस के तहत सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा, तब भी सीटों को लेकर खींचतान हुई थी। कांग्रेस सपा पर दबाव बना रही थी और सपा एक एक करके अपने प्रत्याशी उन सीटों पर घोषित करते जा रही थी जहां उसे चुनाव लड़ना था। अंत में 80 में से 17 और 63 के फॉर्मूले पर सहमति बनी और कुछ ऐसा ही इस बार हो रहा है, जब कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर उपचुनाव के लिए बातचीत चल रही है और सपा ने एक एक करके अब तक 7 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब देखना होगा कि गठबंधन बचाने के लिए कौन किसके सामने झुकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब सरकार टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेज रही है। शुक्रवार को जब ये यहाँ के लिए रवाना हो रहे थे तब इनके जहन में कुछ नया सीखने की तमन्ना तो थी ही, घूमने का भी इरादा था। देखिए रिपोर्ट। पंजाब के इन टीचरों में कुछ नया सीखने का जुनून साफ दिख रहा है। ये सभी एक प्रक्रिया के तहत चुने गए हैं।
बड़ी अच्छी तरह से प्रक्रिया चली है। प्रॉपर हमारा इंटरव्यू लिया है, हमने पीपीटी की प्रेजेंटेशन दी है और उसी बेसिस पे ये जो सिलेक्शन हुई है, जो हमारी डिस्टिंक्शंस हैं उन्हें भी इन्होंने काउंट किया है। शिक्षा में क्षेत्र में जो हमने कार्य किया है उन सभी को इन्होंने देखकर ही हमारी सिलेक्शन की है। बहुत ही अच्छा उपराला है पंजाब सरकार का। आज से पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि टीचर विदेश में ट्रेनिंग लेने जाएं। हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो पहले ही बहुत बढ़िया है। वैसे पंजाब सरकार इस पर बहुत ही ध्यान दे रही है, एजुकेशन और हेल्थ पर, और जो हमें एक मौका दिया है बाहर जाने का फिनलैंड में, ये मैं उनका अति दिल से धन्यवादी हूँ। वहाँ पे जो चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन है पूरी, वो हम वहाँ से सीख के आएंगे अच्छे से, वो आके यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही अच्छा उपराला है हमारे लिए। प्राइमरी एजुकेशन के लिए मान सरकार ने जो सोचा है वो बहुत ही बड़ी बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार ने पंजाब में शिक्षा क्रांति के तहत कई बदलाव किए हैं। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में आई, तब अरविंद केजरीवाल जी का सपना था कि हम एजुकेशन में क्रांति लाएंगे और हेल्थ में क्रांति लाएंगे। तो दिल्ली में जो चैलेंज आए और लेकिन कामयाबी हुई और प्राइवेट स्कूलों से निकालकर पेरेंट्स जो हैं सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती कराने लगे, तो ये देश में पहली बार हुआ, शिक्षा क्रांति हुई। तो पंजाब में सरकार बनी तो हमने भी गारंटी लिख के दी लोगों को अपने मैनिफेस्टो में कि हम पंजाब के स्कूलों की शिक्षा को, पंजाब की हेल्थ को, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार बना देंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने बताया कि आखिर किस वजह से राज्य सरकार अपने टीचर्स को देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ट्रेनिंग के लिए भेज रही है। मकसद साफ है, हम चाहते हैं कि पंजाब का हर एक स्कूल शानदार बने, पंजाब के हर एक सरकारी स्कूल में पढ़ता हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी प्रयास में हमने पहले 202 प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेजा, हमारे 152 हेडमास्टर्स को हमने अहमदाबाद भेजा और प्राइमरी एजुकेशन में फ़िनलैंड भेजा। फ़िनलैंड क्यों चुना गया? क्योंकि आप जानते हैं कि फ़िनलैंड दुनिया में चाहे कोई भी देश हो या कोई भी संस्थान हो, फ़िनलैंड को ग्लोबल लीडर माना जाता है इन प्राइमरी एजुकेशन। तो हम चाहते थे कि हमारे टीचर्स बेस्ट जगह से सीख कर आएँ। उम्मीद है कि ये सभी टीचर्स फिनलैंड से पढ़ाने के नए गुर सीख कर आएंगे, जिनसे छात्रों के लिए नई राहें खुलेंगी। दिल्ली से कैमरामैन अशोक खत्री के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने गाजियाबाद में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एक कंपनी ने कागज पर कामकाज दिखाकर 650 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस जारी किए और उनसे 110 करोड़ रुपए का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले लिया। गाजियाबाद के चंद्रनगर के इस टावर में 650 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भांडाफोड़ हुआ। यहाँ एक गुमनाम कंपनी ने बीते कई महीनों पहले एक दफ्तर खोला। इसी दफ्तर से 120 कंपनियों का कागज पर पूरा कारोबार चलता था। अब जाकर सीजीएसटी की टीम ने रेड करके इसका खुलासा किया है। टैक्स चोरी का भांडाफोड़, फर्जी बिलिंग और फर्जी कंपनियों से कर दिया करोड़ों का खेल। ना कंपनी ना माल सप्लाई, फिर भी बनता था बिल। 120 फर्जी कंपनियों से चलता था पूरा खेल। 650 करोड़ का टर्नओवर, 110 करोड़ का फर्जी इनवॉइस। एक एक मोबाइल पर अनेक कंपनियां थी पंजीकृत। सबका ओटीपी कुछ लोगों के ही मोबाइल पर आता था। कागज पर फर्जी कंपनियों का इनवॉइस बनाकर टैक्स चोरी करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले इसी तरह का एक मामला दिल्ली में पकड़ा गया था। गाजियाबाद में हुए इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए सीजीएसटी गाजियाबाद ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला छत्रपाल शर्मा और दूसरा गौरव तोमर। दोनों के पास से ढेर सारे लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल दोनों को जो है गिरफ्तार करने के बाद मेरठ भेज दिया गया है। गाजियाबाद से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया।